अब केवल रीजनल पावर नहीं है, भारत अब केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं है, बल्कि वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में तेजी के साथ भारत अग्रसर हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के जय। भारत, जो कि एक समय में सिर्फ एक रीजनल मिलिट्री पावर की तरह देखा जाता था, वो आज चुपचाप कैसे ग्लोबल मिलिट्री फोर्स बन रहा है। पिछले कुछ सालों में इंडिया ने अपनी मिलिट्री पावर में काफ़ी ज़्यादा तरक्की की है। वो चाहे अब आर्मी में हो, एयरफोर्स में, नेवी में, स्पेस वॉरफेयर हो या इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज, हर एक फील्ड में भारत ने अपने आप को दुनिया के सामने बखूबी प्रूव किया है। इंडिया का मिलिट्री बजट दुनिया में चौथा सबसे बड़ा बजट है। साल 2025-26 में इंडिया का बजट लगभग $85 बिलियन का रहा और अब तो ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि इंडिया ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपने मिलिट्री बजट में 50,000 करोड़ रुपए का और इजाफा करने वाला है। और ये रुपए पूरी तरह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट और वेपन मॉडर्नाइजेशन में ही खर्च होंगे। ये तो रही बात बजट की। इसके अलावा भारत अब डिफेंस एक्सपोर्ट में भी अच्छा काम कर रहा है। पहले जहां हम लोग मैक्सिमम हथियार इंपोर्ट करते थे, आज की डेट में हम वो हथियार खुद ही इंडिया में डेवलप और बना रहे हैं, जिसके कारण आज भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में इतनी बड़ी तेजी आई है। अभी रीसेंट डेटा के मुताबिक 2024-25 में इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट 23,622 करोड़ का था। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ, इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट में अप्रॉक्स 12% का इंक्रीज हुआ है, वो भी सिर्फ एक साल के अंदर। यही एक्सपोर्ट 2023-24 में लगभग 21,083 करोड़ का था। और ये तो अभी बस शुरुआत है। भारत ने 2029 तक अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को 2 गुना मतलब 50,000 करोड़ करने का टारगेट रखा है। और अगर हम इसी स्पीड से चलते रहें तो शायद हम इस टारगेट को 2029 से पहले ही कंप्लीट कर लेंगे। इसमें सिर्फ गवर्नमेंट की बात ही नहीं है, क्योंकि अब हमारी प्राइवेट डिफेंस कंपनीज भी अच्छा कर रही हैं। एक्सपोर्ट में इनकी भागीदारी लगभग 60% की है, जो कि 2013-14 की तुलना में 31% ज़्यादा है। पहले हम क्या बनाते थे? पहले हम डिफेंस से रिलेटेड कुछ छोटी मोटी चीज़ें ही बनाते थे, जैसे हेलमेट, बुलेट प्रूफ जैकेट, शूज़, मतलब कुछ ऐसा बड़ा खतरनाक वेपन नहीं बनता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ बताता हूँ कि हमने क्या क्या बड़ी चीजें बनाई हैं और आगे क्या बन रही हैं। सबसे पहले तो हम तेजस की बात करते हैं। ये इंडिया का पहला इंडिजीनियस फाइटर एयरक्राफ्ट है, मतलब मोस्टली इंडिया में डेवलप और मैन्युफैक्चर्ड है। बट इसका इंजन GE414 ये हमें इंपोर्ट करना पड़ा है। और 2021 में ही गवर्नमेंट ने तेजस के 83 फाइटर जेट्स के ऑर्डर HAL को दिए हैं। दूसरा है हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत। ये पूरी तरह से भारत का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसको इंडियन नेवी में 2022 में इंडक्ट किया गया था और इसकी कीमत लगभग 20,000 करोड़ रुपए की है। इसकी लंबाई 262 मीटर की है और इसका डिस्प्लेसमेंट वेट 45,000 टन का है। इसके ऊपर 30 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट आ सकते हैं और ये खुद की बिजली भी प्रोड्यूस कर सकता है। INS विक्रांत खुद में एक फ्लोटिंग सिटी की तरह है। तीसरी है हमारी ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। ये दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे हमने रशिया के साथ मिलकर डेवलप किया है। और ये काम कैसे करती है और कितना डिस्ट्रक्शन करती है, इसका प्रैक्टिकल तो आपने ऑपरेशन सिंदूर में देख ही लिया होगा।
भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है। ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजरा है। ब्रह्मोस के मास प्रोडक्शन के लिए लखनऊ में रिसेंटली हमने इसके प्लांट का इनॉग्रेशन भी किया था। इसको खरीदने के लिए दुनिया भर की 17 कंट्रीज ने इंटरेस्ट दिखाया है। फिलीपींस को हमने ये एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर दिया है। नाउ द फोर्थ वन इज अग्नि 5। ये एक भारत में बनी लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज अप्रॉक्स 5000 किलोमीटर की है। हालांकि कुछ देशों का मानना है कि इसकी एक्चुअल रेंज काफ़ी हाई है, लगभग 8 से 9000 किलोमीटर तक। मार्च 2024 में हमने MIRV टेक्नोलॉजी का भी टेस्ट इस मिसाइल से सक्सेसफुली किया था। इसका मतलब ये कि मिसाइल एक बार में अलग अलग जगह पर न्यूक्लियर वॉरहेड्स गिरा सकती है ना ये कमाल की बात। ये तो बात हो गई जो हमारे पास वेपन्स हैं। अब आपको फ्यूचर वेपन के बारे में बताता हूँ। इसमें सबसे पहला है AMCA एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये इंडिया का 100% खुद का 5.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। इसमें अनबीटेबल स्टेल्थ फीचर होगा। दूसरा, इसमें सुपर क्रूज कैपेबिलिटी होगी। जिनको इसका मतलब नहीं पता उनको आसान भाषा में बता देता हूँ। इसका मतलब होता है कि ये प्लेन हाई स्पीड यानी सुपरसोनिक स्पीड में भी ज़्यादा फ्यूल खर्च नहीं करेगा। वैसे नॉर्मली होता ये है कि जब फाइटर प्लेन सुपरसोनिक स्पीड से फ्लाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा फ्यूल यूज़ होता है। इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें AI एवियोनिक्स का खूब यूज़ होगा। इसके रडार और बाकी वेपन्स भी काफ़ी एडवांस होंगे। अभी मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। इफ़ यू वांट कि मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दूसरी चीज़ जो इंडिया डेवलप कर रहा है वो है खुद का जेट इंजन। इसको गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट GTRE डेवलप कर रहा है, जिसका नाम है कावेरी जेट इंजन। अभी ये डेवलपमेंटल स्टेज पे है। नाउ द थर्ड वन इज इंडियाज ओन हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसमें इंडिया ने कुछ सक्सेसफुल स्क्रैम जेट इंजन टेस्ट भी कंडक्ट किए हैं। इंडिया अभी ब्रह्मोस 2 क्रूज मिसाइल और शौर्य 2 बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम कर रहा है। अब जिसके पड़ोसी पाकिस्तान, चाइना और नया पैदा हुआ बांग्लादेश जैसे हो, उसको इन बड़े बड़े पटाखों की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। भले ही हम उसको यूज़ उतना ना करें, लेकिन खुद की सिक्योरिटी के लिए वेपन्स बनाने भी पड़ते हैं और खरीदने भी। वो कहते हैं ना कि इफ़ यू वांट पीस प्रिपेयर फॉर वॉर। और इंडिया जैसी बड़ी कंट्री के लिए सिर्फ और सिर्फ एडवांस वेपन से काम नहीं चलता, बल्कि इंटरनेशनली आपकी और आपके मिलिट्री की कितनी प्रेजेंस है और कितना इन्फ्लुएंस है, ये भी काफ़ी मैटर करता है। खासकर तब जब आपका राइवल चाइना हो, तब ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपका बाकी कंट्रीज पर कितना जियोपॉलिटिकली इन्फ्लुएंस है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए और अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया भी अपने आसपास की कंट्रीज में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है और मिलिट्री प्रेजेंस भी इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, इंडिया को ऐसा करके क्या मिलेगा और ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, इसे हम 4 पॉइंट्स में समझते हैं। पहला है स्ट्रेटेजिक रीच एंड रिस्पॉन्स। अगर भारत की मिलिट्री प्रेजेंस और कंट्रीज में होगी तो इससे हमारी ऑपरेशनल रीच बढ़ती है। क्रिटिकल सिचुएशन में या किसी इंटरनेशनल इमरजेंसी के दौरान हम टाइमली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और अपने नेशनल्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तिरंगे ने हमारी जान बचाई है। तिरंगे के सहारे ही हम वहाँ से निकल पाए हैं। दूसरा है सिक्योरिंग मैरीटाइम ट्रेड रूट। इंडिया का मैक्सिमम ट्रेड ओशियन के थ्रू ही होता है। उसको टेररिस्ट, पायरेट्स और किसी मैरीटाइम थ्रेट से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी मिलिट्री प्रेजेंस दूसरी कंट्रीज में ज़रूरी हो जाती है। जैसे रिसेंटली इंडिया ने सोमालियन पायरेट से MV रोइन नाम की एक कार्गो शिप को बचाया था, जिसमें 17 क्रू मेंबर्स शामिल थे। ये ऑपरेशन 40 घंटे तक चला था। एंड द थर्ड वन इज काउंटरिंग रीजनल थ्रेट्स। चाइना के इंडियन ओशियन में बढ़ती नेवल प्रेजेंस को काउंटर करने के लिए इंडियन नेवी को भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना पड़ता है। इंडियन ओशियन रीजन में इंडियन मिलिट्री की और कंट्रीज में प्रेजेंस चाइना को काउंटर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। चौथा है स्ट्रेंथनिंग डिप्लोमेटिक एंड डिफेंस पार्टनरशिप। दूसरे देशों में इंडिया की मिलिट्री बेस होने से उस देश के साथ हमारे डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक टाइज मजबूत होते हैं। उसके साथ पॉजिटिव एंगेजमेंट बढ़ती है, जिसका फ़ायदा भारत को इंटरनेशनली होता है।
इसके साथ एक डीप ट्रस्ट भी बिल्ड होता है, इंटेलिजेंस शेयरिंग भी होती है और डिफेंस कोऑपरेशन इंक्रीज होता है। सो इन केस अगर उस एरिया में कोई सिक्योरिटी थ्रेट खड़ा होता है जो इंडिया के इंटरेस्ट को हार्म कर सकता है, उसको काउंटर करने और न्यूट्रलाइज करना काफ़ी इजी हो जाता है। अच्छा, दुनिया में हमारी मिलिट्री प्रेजेंस कहाँ कहाँ है ये आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहला तो है तजिकिस्तान में फरखौर एयरबेस, फिर भूटान, मेडागास्कर, मॉरिशस में अगालेगा आइलैंड, शेसल्स में है एजम्पशन आइलैंड, ओमान के डकम पोर्ट में, ईरान के चाबाहार पोर्ट में, सिंगापुर के चंगी नेवल बेस और श्रीलंका में हम्बनटोटा एयरबेस में। भारत के दूसरे देशों में मिलिट्री बेस होना उसकी बढ़ती हुई ग्लोबल फोर्स को दिखाता है, जो कि रीजन में स्टेबिलिटी बनाए रखने में ज़रूरी है, क्योंकि चाइना तो अपना विस्तार इंडियन ओशन में बढ़ाता जा रहा है और उसको काउंटर करने के लिए ये ज़रूरी है। इसके साथ ही समुद्र की सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए भी इंडिया का इम्पॉर्टेंट रोल है। ये जियोपॉलिटिकली इंडिया की पावर को बढ़ाने में ज़रूरी है। ये तो हमारी हो गई मिलिट्री कैपेबिलिटीज, लेकिन इसके साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम बाकी वर्ल्ड पावर्स के साथ कैसे रिलेशन एंजॉय करते हैं। यूएस, चाइना, रशिया आज की डेट में ये टॉप 3 मिलिट्री पावर्स हैं और हमारा प्यारा भारत चौथा, तो इनसे हम कैसे रिलेशन रखते हैं ये भी समझना ज़रूरी हो जाता है। यूएसए से आज की डेट में हमारे रिलेशंस अच्छे चल रहे हैं। यूएस इंडिया बहुत सी चीज़ों में एक साथ इंगेज करते हैं, डिप्लोमेटिकली हो, मिलिट्रली भी हमारी एक पॉजिटिव टर्म में इंगेजमेंट होती है। पहले की अपेक्षा में यूएस के साथ हमारे रिलेशंस ऑल टाइम हाई पर हैं। हमने उनसे अपाचे हेलीकॉप्टर और चिनूक हेलीकॉप्टर भी परचेज किया है। ट्रेड डील भी जल्द ही हम यूएसए के साथ साइन कर लेंगे। इसके अलावा मिलिट्रली हम काफ़ी सारे युद्ध अभ्यास भी उनके साथ करते हैं, जैसे मालाबार, वज्रप्रहार और टाइगर ट्रिम्फ। यूएसए भी हमें इंडो पैसिफिक रीजन में एक की पार्टनर के रूप में देखता है। इंडिया यूएस ट्रेड भी पिछले कुछ दिनों में हाई रिकॉर्ड हुआ है। आज की तारीख में ये लगभग 131 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। इसके साथ रशिया भी हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और दुनिया में ऐसे शायद ही कोई देश होगा जो यूएस और रशिया दोनों से अच्छे रिलेशन एंजॉय करता हो। रशिया हमारा एक ट्रस्टेबल मिलिट्री पार्टनर है। इंडिया के लगभग 60% वेपन्स रशियन मेड ही है। रिसेंटली हमने ऑपरेशन सिंदूर में S-400 और ब्रह्मोस का यूज किया और ये दोनों ही वेपन रशिया के हैं। ब्रह्मोस तो खैर हम दोनों देशों ने मिलकर डेवलप की है, लेकिन S-400 फुल रशियन है। इसके साथ ही काफ़ी सारे जेट्स लाइक Su-30, MiG-29, टैंक्स, आर्टिलरी और एयर डिफेंस सिस्टम हमने रशिया से ही परचेज किए हैं। रशिया और इंडिया के बीच मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी डीप रिलेशंस हैं और ट्रेड के मामले में भी रशिया हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद से ही हमारा रशिया के साथ ट्रेड काफ़ी इंक्रीज हुआ है। रीसेंट डेटा के मुताबिक इंडो रशिया ट्रेड लगभग $70 बिलियन तक पहुंच गया है और ये अब तो आगे बढ़ने ही वाला है। इंडिया अपनी मिलिट्री को ट्रांसफॉर्म कर रहा है विद हाईटेक टेक्नोलॉजीज, अपग्रेडिंग मिलिट्री इक्विपमेंट्स और सबसे इम्पोर्टेंट मिलिट्री टेक्नोलॉजीज में आत्मनिर्भरता लाकर। हम नहीं चाहते कि हम किसी और देश पर अपनी सुरक्षा को लेकर डिपेंडेंट रहें, इसलिए इंडिया जितना हो सकता है उतना मैक्सिमम इंडिजीनियस वेपन पर डिपेंडेंस बढ़ा रहा है और कुछ हद तक हम इसमें सक्सेसफुल भी हुए हैं। वो चाहे एयरक्राफ्ट कैरियर की बात हो, मिसाइल्स हो या खुद का फाइटर जेट। इंडिया अब खुद को वर्ल्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ वेपन से हटाकर वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बनाने की तरफ चल रहा है। भारत अब रीजनल पावर से उठकर एक ग्लोबल पावर बन रहा है, फिर चाहे वो इंडियन ओशियन में सिक्योरिटी को लेकर हो या अपने एडवर्सरीज को ग्लोबली काउंटर करने में। लेकिन ये राइज बिना रिस्क के नहीं आएगा। इंडिया के नेबर इसको थ्रेट की तरह देखेंगे और इंडिया को वो हर तरह से कमजोर करने की कोशिश भी करेंगे। इससे एक बात तो साफ है कि आने वाले कुछ सालों में हम इंडिया की मिलिट्री में और भी बहुत सारे इंडिजीनियस डेवलप्ड वेपन्स जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर, जेट्स, सैटेलाइट्स देखेंगे और इसके अलावा हमारी नेवल शिप्स भी अब इंडिया की बॉर्डर को छोड़कर और डिस्टेंट वाटर में इनकी डिप्लॉयमेंट बढ़ेगी। इंडिया और ज़्यादा अपने डिफेंस एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएगा। इंडिया के लिए साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, सेंट्रल एशिया और साउथ अमेरिका एक नई और बड़ी डिफेंस मार्केट बन सकते हैं। भारत एक उभरती हुई ग्लोबल पावर है जिसके छोटे से एक्शंस भी पूरी दुनिया पर इम्पैक्ट डालते हैं। इंडिया वो हाथी है जो चलता धीमे है, लेकिन जब चलता है तब पूरी दुनिया को उसका एहसास होता है।